हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 10th का ज्योग्राफी बुक से अध्याय 4 कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हमने क्लास 6, 7, 8 और 9 साथ ही साथ क्लास 10th का 3 अध्याय का सभी अध्याय हमने कवर कर लिया है। इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर इन सभी का PDF फाइल चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? सवाल है, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रे, रोका, मिल्पा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिल्पा। मध्य अमेरिका में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा। अलग अलग देशों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे वियतनाम में झूम कृषि को रे के नाम से जानते हैं। वहीं ब्राज़ील में झूम कृषि को रोका के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग देशों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, मध्य अमेरिका में झूम कृषि को मिल्पा के नाम से जानते हैं, जबकि वियतनाम में झूम कृषि को रे के नाम से जानते हैं, जबकि ब्राज़ील में झूम कृषि को रोका के नाम से जानते हैं। ठीक है, झूम कृषि कहें या फिर स्थानांतरित कृषि कहें, बात एक ही है। ठीक है, अब ये स्थानांतरित कृषि होता क्या है या झूम कृषि किसे कहते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, किसान खास करके इसमें जो आदिवासी होते हैं ना, वे सभी होते हैं इसमें शामिल होते हैं। तो ये किसान किसी ज़मीन के हिस्से पर जाते हैं और वहाँ मौजूद वनस्पति को क्या करते हैं? काट देते हैं। काट करके उसे जला देते हैं और जले हुए से क्या जो राख होती है उसी मिट्टी में इसको मिला देते हैं। मिला करके वहाँ पर ये फसल उगाते हैं और जब तक उसमें उर्वरता रहती है तब तक उसमें खेती की जाती है। जब उर्वरता कम हो जाती है तो किसान एक नए जगह पर चले जाते हैं और फिर यही प्रक्रिया फिर से दोहराते हैं। ठीक है, इसे ही स्थानांतरित कृषि कहते हैं या तो झूम कृषि कहते हैं। ठीक है, बाकी बात करें अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है झूम कृषि को। जैसे कि आप देख सकते हैं, झूम या फिर इसे ही कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। कृषि को मैक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। अगर बात करें हम मध्य अमेरिका और मैक्सिको में झूम कृषि को किस नाम से जानते हैं? तो मिल्पा के नाम से जानते हैं। जबकि वेनेजुएला में कोनुको के नाम से जानते हैं, ब्राज़ील में रोका के नाम से जानते हैं, मध्य अफ्रीका में मसूले के नाम से जानते हैं, इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जानते हैं और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अलग अलग देशों में झूम कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। जो आपके ये एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है उसी का यहाँ पर लिस्ट दिया हुआ है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, मणिपुर में कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि किस नाम से जाना जाता है? सवाल है, मणिपुर में कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि को किस नाम से जानते हैं, अर्थात स्लैश एंड बर्न कृषि को किस नाम से जानते हैं मणिपुर में? ऑप्शन है झूम, दीपा, स्थानांतरित या फिर पामलू। करेक्ट ऑप्शन होगा पामलू। याद रखिएगा, मणिपुर में कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि को पामलू के नाम से जानते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में या फिर अलग अलग स्थानों में झूम कृषि या फिर कर्तन एवं दहन प्रणाली कृषि को अलग अलग नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना होगा कि किन राज्यों में या किन स्थानों पर झूम कृषि को क्या कहा जाता है। जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में आप देखेंगे तो वहाँ पर दहन प्रणाली को, कर्तन एवं दहन प्रणाली को झूम के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। दीपा जैसा हमने पहले ही बताया कि छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इसे दीपा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और भी आपको याद रखना होगा, यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है आपका। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि भारत में भी यह प्रारंभिक किस्म की खेती अनेक नामों से जानी जाती हैं, जैसे कि झूम असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर उत्तर पूर्वी राज्य आप कह सकते हैं। अगर लेकिन आपसे पूछ लिया जाए मणिपुर, तब आंसर होगा आपका पामलू। ठीक है, वहीं अगर दीपा पूछा जाए तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिला होगा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। बेबर या दहिया पूछा जाए तो मध्य प्रदेश, पोंडू या पेंडा आंध्र प्रदेश, पामाडाबी या कोमान या फिर बरिंगा ये उड़ीसा में कहा जाता है। जबकि कुमारी खास करके केरला के क्षेत्रों में ये जो है ना झूम कृषि को कुमारी के नाम से जानते हैं, या फिर पश्चिमी घाट दिया हो तो भी इसका आंसर कुमारी होगा, या फिर केरल स्पेशल दे रखा है तो भी इसका कुमारी आंसर होगा। वालरे या फिर वाल्ट्री दिया जाए तो ये दक्षिण पूर्वी राजस्थान में कहा जाता है।
खील ये हिमालयन क्षेत्र में कहा जाता है, जबकि कुरवा ये झारखंड में झूम कृषि को कुरवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपके किताब में इम्पोर्टेंट जो दिया हुआ है उसका यहाँ पे लिस्ट है, ये सभी अपने आप में महत्वपूर्ण है, आपको याद करना चाहिए। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है यहाँ पर, इनमें से कौन सी रबी फसल है। सवाल है इनमें से कौन सी रबी फसल है। ऑप्शन है चावल, मोटा अनाज, कपास या फिर चना। बताना है आपको इनमें से कौन सी रबी फसल है, चावल, मोटा अनाज, कपास या फिर चना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर चना। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है, ये आपका एक रबी फसल है, जबकि चावल, मोटा अनाज और कपास ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे रबी फसल का एक मैंने चित्र लिया हुआ है, जैसे ये गेहूँ, चना, मटर, जौ, सरसों ये सभी किसका उदाहरण है, ये सभी रबी फसल के उदाहरण हैं। ठीक है ना, बाकी ध्यान दीजिएगा रबी फसल के बारे में और भी पॉइंट है जो कि ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि रबी की फसलें सर्दियों के मौसम में बोई जाती हैं, जो आमतौर पर अक्टूबर से दिसंबर के बीच का होता है, और उनकी कटाई कब की जाती है, वसंत ऋतु में, अर्थात मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में। ये फसलें खरीफ की फसलों के विपरीत होती हैं, जो मानसून के मौसम में बोई जाती हैं। ठीक है, रबी की कौन कौन सी फसल है जो आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, मसूर, अलसी, है ना, तो इस सब का इम्पोर्टेंट है जो कि रबी फसल है जो आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, गेहूं, जौ, चना, सरसों, मटर, आलू, मसूर, अलसी, इसमें से कोई भी आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। सवाल है सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है। ऑप्शन है रबड़, जूट, कपास या फिर कहवा। सही आंसर हो जाएगा जूट। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। जूट फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। यह एक प्राकृतिक वनस्पति रेशा है जो पीले भूरे रंग का और चमकदार होता है। जूट को इस नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि यह एक मजबूत और टिकाऊ रेशा होता है, जिसका उपयोग आप देखेंगे तो बोरा, चटाई, रस्सी, सूत आदि बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो देखेंगे इसका जो पौधा होता है कुछ इस तरीके का होता है। इसको काट करके ला करके तालाब में कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद फिर ये अच्छे से जब गल जाता है तो इसका फिर ऊपर का जो छाल होता है ना, उससे फिर ये तैयार होता है सन। ठीक है, उससे फिर बोरा वगैरह बनाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सवाल है कि भारत के किस राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल। ठीक है, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में धान का उत्पादन सबसे अधिक होता है। अगर वर्ल्ड में बारे में बात करें पूरी दुनिया में, तो हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश है। ठीक है, ये भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखनी है। ठीक है, और हम लोग जानते हैं कि धान एक खरीफ फसल है। ठीक है ना, तो ये सभी आप लोग पीडीएफ जरूर इसको एक बार रीड कीजिएगा, इसको रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, और ये भी देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करता है, जो देश के कुल चावल उत्पादन में कितना योगदान दे रहा है, 14.3%। ठीक है, जितना भी उत्पादन होता है पूरा भारत में, देश में, उसमें से 14.3% का योगदान तो सिर्फ आपका पश्चिम बंगाल देता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि धान की फसल उत्पादन के लिए तापमान की आवश्यकता होती है, कितनी होती है। 25 डिग्री से ऊपर, 30 डिग्री से सेल्सियस से ऊपर, या फिर 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, या फिर 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। धान की फसल उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, जबकि 100 डिग्री, माफ कीजिएगा 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है धान की फसल के लिए। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, किस प्रकार के मृदा में कपास की खेती होती है। बताना है किस प्रकार के मृदा में कपास की खेती होती है। ऑप्शन है बलुआ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन, काली मिट्टी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है।
इसे रेगुर मिट्टी या फिर काली कपास मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है या फिर कहा जाता है। ठीक है, यह मिट्टी कपास की फसल के लिए आवश्यक नमी को अच्छी तरह से बनाए रखती हैं। ठीक है, काली मिट्टी में कपास की खेती के अलावा आप देखेंगे तो गेहूँ, मूंगफली, मिर्च, तंबाकू, ज्वार जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं। ठीक है, और कपास ध्यान रखिएगा ना, एक ये नकदी फसल होता है। कपास क्या है? एक नकदी फसल है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। और कपास से ही हम लोग जानते हैं कि कॉटन तैयार की जाती है, अर्थात रुआ का जो रुई होता है उसका तैयार की जाती है ना, जिसका उपयोग वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ठीक है, और ये जरूर ध्यान दीजिएगा, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है ना, कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। सवाल पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद सोना के नाम से जानते हैं। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कपास। कपास को सफ़ेद सोना भी कहा जाता है। ठीक ना, चलिए, और ये काली जो मिट्टी है ना, ये काली मिट्टी आपको ज़्यादातर देखेंगे तो भारत के दक्कन और मालवा पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा कि भारत में मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? दक्कन और मालवा पठार के क्षेत्रों में, खास करके महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में देखेंगे, महाराष्ट्र में पूरी तरीके से काली मिट्टी वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, चलिए, अगला सवाल है, चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सवाल है, चाय उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे द्वितीय। ऑप्शन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, थोड़ा देख लीजिएगा, ABCD होना चाहिए था, ACBD हो गया है। ध्यान रखिएगा, ये डेटा NCERT बुक में जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमने बताया है। ठीक है, 2018 में, जैसा कि NCERT बुक में दी हुई है कि 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा चाय उत्पादक देश था। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक, तो यहाँ पे फिलहाल यहाँ पे दूसरा सही आंसर हो जाएगा। C ऑप्शन वैसे यहाँ दिया हुआ है, तो थोड़ा सा ऑप्शन आगे पीछे ध्यान रखिएगा, बट यहाँ पे द्वितीय इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में याद रखिएगा, यहाँ पर भारत दूध, दाल, जूट का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। दूध, दाल और जूट ये पूरे दुनिया में सबसे बड़ा उत्पादक है इसका। इसके अतिरिक्त भारत चावल, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली, सब्जियाँ, फल और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चावल, गेहूँ, गन्ना, मूंगफली, सब्जी, फल और कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं बात करें चाय के मुख्य उत्पादक क्षेत्रों में, तो असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु और केरल में ये देखेंगे कि ये चाय का मुख्य उत्पादक क्षेत्र है। ठीक है, अर्थात सिंपल से आपको याद रखना है कि चाय का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है? तो असम है, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी। अर्थात ये भी पूछा जा सकता है कि चाय के लिए विख्यात दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, और तमिलनाडु और केरल में इसका उत्पादन किया जाता है। इसके अलावा भी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा आदि राज्यों में भी इस चाय उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको याद रखना है इन नामों को, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जो है ये, ठीक है, जो कि पश्चिम बंगाल में। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि जलपाईगुड़ी चाय के लिए वो पर विख्यात है, तो ये कहाँ स्थित है ना? तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए, अगला सवाल है, ऑपरेशन फ्लड किस क्रांति से संबंधित है? ऑप्शन है हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति या फिर औद्योगिक क्रांति। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर श्वेत क्रांति। ऑपरेशन फ्लड श्वेत क्रांति से संबंधित है। ठीक है ना, और इसकी शुरुआत 1970 में हुई थी, याद रखना है। और इसके जनक कौन है? तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं। वे भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। 1970 में शुरू हुआ था ये ऑपरेशन फ्लड। ये विश्व का सबसे बड़ा डेयरी विकास कार्यक्रम भी था, ये भी याद रखनी है, और जिसने भारत को दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। ठीक है ना, चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? ऑप्शन है गेहूँ और मक्का, मक्का और चना, चावल और बाजरा, चावल और गेहूँ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, चावल और गेहूँ। भारत की प्रमुख खाद्य फसल क्या है? चावल और गेहूँ है। अगला सवाल है, इनमें से कौन फलीदार फसल है? बताना है इनमें से कौन सा फलीदार फसल है। ऑप्शन चावल, चना, कपास, मोटा अनाज। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर चना। चना एक फलीदार फसल है, आपको याद रखनी है। बाकी चावल तो होगा ही नहीं, कपास भी नहीं होगा, मोटा अनाज तो खैर होगा ही नहीं। ध्यान दीजिएगा,
अरहर को छोड़ करके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर ध्यान रखिएगा इसे, यहाँ से सवाल बनाया जा सकता है। अरहर को छोड़ करके अन्य जितने भी दाल होती है ना, वो वायु से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, लेकिन अरहर को छोड़ करके, अरहर तो भी एक दाल ही है, लेकिन जितने दलहनी पौधे होते हैं ना, वो सभी वायु से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं, लेकिन एक अरहर ऐसा पौधा है जो कि इसमें ये गुण नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो अरहर को छोड़ करके सभी दालें जो होती हैं वायु से नाइट्रोजन लेकर के भूमि की उर्वरता को बनाए रखती हैं। ठीक है, जिसे नाइट्रोजनीकरण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम जरूर याद रखिएगा अरहर के बारे में। चलिए, और साथ ही साथ याद रखिएगा, भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक, ये दाल या फिर दाल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये ध्यान रख सकते हैं, फलीदार फसलें वे हैं जो फली में बीज उत्पन्न करती हैं, जैसे कि उड़द, मूंग, मसूर, बीन्स, मटर, मूंगफली, चना आदि, है ना। चलिए, अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है। सवाल है, निम्न में से कौन सी फसल रोपण कृषि का उदाहरण है। ऑप्शन है गन्ना, चावल, गेहूं, चना। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर गन्ना। याद रखना है कि भारत में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि महत्वपूर्ण रोपण फसलें हैं। ठीक है, रोपण कृषि भी एक प्रकार की वाणिज्यिक कृषि ही होती है, ये भी आपको याद रखनी है। ठीक है ना, और ये भी याद रखिएगा कि असम और उत्तरी बंगाल में चाय, कर्नाटक में कॉफ़ी वहाँ की मुख्य रोपण फसलें हैं। ठीक है, फिर से सुनिएगा हमने क्या कहा, असम और उत्तरी बंगाल में, कहाँ पर, असम और उत्तरी बंगाल में चाय मुख्य रोपण फसलें हैं, जबकि कर्नाटक में कॉफ़ी मुख्य रोपण की फसलें हैं। ठीक है, और दूसरा चीज़ मैंने बताया कि रोपण कृषि एक वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार है। ध्यान रखिएगा, रोपण कृषि में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है, एकल फसल सिर्फ एक फसल। ठीक है, रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक अंतरपृष्ठ अर्थात इंटरफेस से काम करती हैं। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जो अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती हैं। इससे प्राप्त सारा उत्पादन उद्योग में कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मेनली आपको सिर्फ याद यहाँ पे रखना है कि कौन सी रोपण कृषि का उदाहरण है। तो चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला ये सभी रोपण कृषि के उदाहरण है जो बहुत बड़े क्षेत्र में किया जाता है और सिर्फ एकल फसल लगाई जाती हैं। ठीक है, और ये कि वाणिज्यिक कृषि का ही प्रकार है रोपण कृषि। ठीक है, तो इतने बातों को ध्यान में रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल, भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन है केरल, बिहार, असम या फिर मणिपुर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर असम। असम भारत में चाय का प्रमुख उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये भी ध्यान रख सकते हैं कि 2018 में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक वाला देश था, शायद पहले ही बता चुके हैं। चलिए अगला सवाल है, विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का स्थान है। विश्व में कपास के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा या फिर चौथा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा। याद रखिएगा, भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश है। ठीक है, वहीं बात करें भारत के बारे में तो भारत में गुजरात भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य है और कपास उगाने के लिए काली मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही करेक्ट होगा। अगला सवाल है, वह कृषि है जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करते हैं और आमतौर पर इसमें पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है। वह कृषि जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करते हैं और आमतौर पर इसमें पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है। ऑप्शन है जीविका निर्वाह कृषि, गहन कृषि, रोपण कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर जीविका निर्वाह कृषि। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीविका निर्वाह कृषि। वह कृषि जिसमें किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खेती करते हैं और आमतौर पर इसमें पारंपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता है, जीविका निर्वाह कृषि कहलाता है। जबकि मैंने बताया रोपण कृषि के बारे में कि रोपण कृषि क्या है, तो ये कि ये वाणिज्यिक प्रकार की खेती ही है ना। इस प्रकार की खेती में लंबे चौड़े क्षेत्र में एकल फसल बोई जाती है
रोपण कृषि उद्योग और कृषि के बीच एक इंटरफेस से काम करता है। रोपण कृषि व्यापक क्षेत्र में की जाती है जिसमें अत्यधिक पूंजी और श्रमिकों की सहायता से की जाती है। ठीक है, तो ये तो खैर होगा नहीं। और ये जब ये रोपण कृषि और वाणिज्यिक कृषि दोनों एक ही टाइप का है, एक ही चीज़ होता है लगभग। ठीक है, एक बचा आपका गहन कृषि। तो गहन कृषि का मतलब ये होता है कि जिस पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है ना। गहन कृषि के बारे में जब पूछा जाए तो हम कह सकते हैं, या सिंपल सा कह सकते हैं कि गहन जो कृषि होती है, ठीक है, ये उन क्षेत्रों में की जाती है जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। यह श्रम गहन खेती है जहां अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। सिंपल सा आप याद रख सकते हैं। इसी में पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि भूस्वामित्व में विरासत के अधिकार के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी जोतों का कार्य जो है वो छोटा और अलाभप्रद होता चला जाता है। ठीक है, किसान वैकल्पिक रोजगार न होने के कारण सीमित भूमि से अधिकतम पैदावार लेने की कोशिश करता है, अतः कृषि भूमि पर बहुत अधिक दबाव बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो गहन कृषि क्या है? तो गहन कृषि में आपको सिंपल सा आप याद रख सकते हैं कि जहां भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझा दें, जैसे अगर ये ज़मीन है, ठीक है, और पहले दो भाई थे, ठीक है, दो भाई थे, तो जब बंटवारा हुआ होगा तो दोनों में दो भाग बांट लिए होंगे। ठीक है, अब ज़मीन तो इतना ही है, अब मान लेते हैं फिर इसके दो बच्चे हो गए, इसका मान लेते हैं 3 बच्चे हो गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसका 2 भाग करना पड़ेगा, इसको 3 भाग करना पड़ेगा। तो देखिए कितने भाग बढ़ते चले जा रहे हैं, तो हिस्सा देखिए कितना कम होता चला जा रहा है। तो भूमि का क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन इस पर जनसंख्या का दबाव क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। इसी को कहा जाता है गहन जीविका कृषि। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो यहाँ पे ये नहीं होगा, सिंपल से इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, चलिए अगला सवाल लेते हैं। ध्यान रखिएगा, जो ये है ना आपका जीविका निर्वाह कृषि, ये इसी को कर्तन धन कृषि या झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है, गहन निर्वाह कृषि क्षेत्रों में की जाती है। अब बताइए गहन निर्वाह कृषि कहाँ किया जाएगा, जहाँ पर जनसंख्या कम होगा या फिर अधिक, या रेगिस्तान के क्षेत्र में या फिर घने जंगलों में। तो सही हो जाएगा उच्च जनसंख्या। गहन निर्वाह कृषि उच्च जनसंख्या के क्षेत्रों में की जाती है ना, जहाँ पर देखेंगे कि रासायनिक निवेश और सिंचाई का प्रयोग ही किया जाता है ना, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या का दबाव अधिक होता है, उत्पादन ज़्यादा करना होता है, क्योंकि ज़मीन कम है जनसंख्या ज़्यादा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखेंगे कि हम लोग उत्पादन करने की कोशिश में लगे होते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, इन राज्यों में गहन कृषि की जाती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, इन राज्यों में गहन कृषि की जाती हैं। गहन कृषि मतलब कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा दबाव रहता है ज़मीनों पर, किस चीज़ का, जनसंख्या का। चलिए देख सकते हैं यहाँ पर गहन निर्वाह कृषि उच्च जनसंख्या वाले क्षेत्रों में की जाती हैं। गहन निर्वाह कृषि में किसान भूमि के एक छोटे से भूखंड को रोपने के लिए सरल उपकरणों और अधिक प्रयास का उपयोग करता है। यह श्रम गहन खेती है जहाँ अधिक उत्पादन के लिए अधिक मात्रा में जैव रासायनिक निवेशों और सिंचाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार नहीं है। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यावसायिक या फिर वाणिज्यिक कृषि का एक प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन है दूध उत्पादन, अनाज कृषि, पशुपालन, गहन निर्वाह कृषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गहन निर्वाह कृषि, पशुपालन, अनाज कृषि, दूध उत्पादन, ये सभी आप देखेंगे कि व्यावसायिक कृषि या फिर वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है, जबकि गहन निर्वाह कृषि ये एक प्रकार का व्यावसायिक कृषि नहीं है। गहन निर्वाह कृषि अर्थात झूम खेती कह सकते हैं, या फिर स्थानांतरित कृषि को ही क्या कहा जाता है, गहन निर्वाह कृषि कहा जाता है। तो ये व्यावसायिक कृषि कैसे कर सकते हैं इसे आप, है ना। तो ये बिल्कुल गलत होगा, डी ऑप्शन यहाँ पे ये प्रकार का व्यावसायिक कृषि का प्रकार नहीं है, जो कि पशुपालन, अनाज कृषि, दूध उत्पादन, ये सभी व्यावसायिक कृषि का एक प्रकार है। चलिए ध्यान दीजिएगा, चावल हरियाणा और पंजाब की एक वाणिज्यिक फसल है। चावल हरियाणा और पंजाब की एक वाणिज्यिक फसल है, लेकिन उड़ीसा में यह फिर एक निर्वाह फसल है, क्योंकि यहाँ पर से जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर चावल का उत्पादन करते हैं, जबकि कॉमर्शियल के लिए यानी कि व्यवसाय करने के लिए, है ना, वाणिज्यिक कृषि के उद्देश्य से यहाँ पर चावल का उत्पादन किया जाता है हरियाणा और पंजाब में। तो चावल हरियाणा और पंजाब के लिए क्या है, एक वाणिज्यिक फसल है, जबकि वही चावल के बारे में बात करें तो उड़ीसा में क्या है कि ये निर्वाह फसल है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा,
व्यावसायिक कृषि निर्वाह खेती के विपरीत होती है। इसका उद्देश्य बाजार में उपज को बेचना होता है। किसका? व्यावसायिक कृषि का। वाणिज्यिक कृषि आधुनिक उपकरणों और तकनीकों और उच्च उपज वाली किस्मों के साथ की जाती हैं। दूध उत्पादन, अनाजी खेती और पशुपालन सभी व्यावसायिक खेती के प्रकार हैं जो वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए की जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शस्य ऋतुएं हैं? ठीक है, क्रॉप जो बोलते हैं, क्रॉप सीजन, शस्य ऋतु मतलब क्रॉप सीजन। ठीक है, तो पूछा जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शस्य ऋतुएं हैं, क्रॉप सीजन है? रवि, खरीफ, जायद, इनमें से सभी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में 3 प्रकार के ऋतु पाई जाती हैं, खरीफ, रवि और जायद। रवि ऋतु, खरीफ ऋतु और जायद ऋतु। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। अगला सवाल है, रवि फसल किस अवधि में बोया जाता है? सवाल है, रवि फसल किस अवधि में बोया जाता है? ऑप्शन दे रखा है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य, अक्टूबर से जनवरी के मध्य, या फिर मानसून के आगमन के साथ, या फिर सितंबर से अक्टूबर के मध्य। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। याद रखिएगा, रवि फसलों को शीत ऋतु में अर्थात अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य ये काटा जाता है। रवि फसल के उदाहरण के बारे में बात करें तो गेहूं, जौ, मटर, चना और सरसों कुछ मुख्य रवि फसलें हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन दे रखा है मक्का, ज्वार, कपास, जौ। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, जौ। जौ एक खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, जौ रवि फसल का उदाहरण है, जबकि मक्का, ज्वार और कपास ये सभी खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है, खरीफ फसलें देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में ये काट ली जाती हैं। इस ऋतु में बोई जाने वाली मुख्य फसलों में चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर जिसे अरहर कहते हैं, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन शामिल है। तो इन सभी का नाम याद रखिएगा, ये सभी खरीफ फसल के उदाहरण हैं। चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, तूर, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों में, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई हैं। पिछले कुछ वर्षों में चावल पंजाब और हरियाणा में बोई जाने वाली महत्वपूर्ण फसल बन गई हैं। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में औस, अमन और बोरो की 3 फसलें उगाई जाती हैं? सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में औस, अमन और बोरो की 3 फसलें उगाई जाती हैं? ऑप्शन है असम, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल या इनमें से सभी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, इनमें से सभी। याद रखना है, असम, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में औस, अमन और बोरो की 3 फसलें उगाई जाती हैं साल में। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल नहीं है? बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल जायद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल नहीं है। ऑप्शन है तरबूज, खीरा, खरबूजे, मूंगफली। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, मूंगफली। ठीक है, मूंगफली ये करेक्ट ऑप्शन से नहीं होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा, मतलब जायद ऋतु में उगाई जाने वाली फसल यहाँ पर देखेंगे तो तरबूज है, खीरा है, खरबूज होगा, लेकिन मूंगफली ये जायद फसल का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, खरीफ फसल जो है ये माफ़ कीजिएगा, मूंगफली जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है, बाकी तरबूज, खीरा और खरबूज ये सभी जायद फसल के उदाहरण हैं। रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को ही क्या कहा जाता है? जायद फसल कहा जाता है।
रबी फसल और खरीफ फसल ऋतुओं के, रबी ऋतु और खरीफ ऋतु के बीच वाला जो ऋतु होता है ना, ग्रीष्म ऋतु, उसमें बोई जाने वाली फसल को ही क्या कहा जाता है? जायद फसल कहा जाता है। अगला सवाल है, गेहूं के बारे में कौन सा कथन गलत है? बताना है गेहूं के बारे में कौन सा कथन गलत है। पहला है, गेहूं रबी फसल है, इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे गलती टाइप हुआ है, सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, और इसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए शीत ऋतु की आवश्यकता होती है। गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। तो बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में दे रखा है कि गेहूं रबी फसल है, ये कथन सही है। दूसरा दे रखा है, इसे उगाने के लिए 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, तो ये भी कथन यहाँ पे सही है, ठीक है। और इसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए शीत ऋतु की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए शीत ऋतु की आवश्यकता, थोड़ा सा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे होना चाहिए था इसे उगाने के लिए, तो खैर सही है, ठीक है ना। इसे उगाने के लिए आप देखेंगे तो 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होना चाहिए था, यहाँ पर ये होना चाहिए था वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो दूसरा कथन भी यहाँ पर सही था। और सी कथन में यहाँ पर दे रखा था कि इसे उगाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, इसे उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के समय खिली धूप की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसा ऑप्शन होना चाहिए था, ठीक है। तो ये कथन थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो ये भी सही है। यहाँ पर एक्चुअली में गलत कौन सा है? डी ऑप्शन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गलती है इसमें। फिलहाल यहाँ पे गेहूं भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, तो ये कथन गलत है। गेहूं नहीं, चावल भारत की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है। गेहूं तो भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है, ठीक है। तो ये कथन गलत है, बाकी सही था। बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक की वजह से थोड़ा सा हम लोग इसे मान सकते हैं कि ये भी कथन गलत ही हो जाता, ठीक है। खैर छोड़िए, इस क्वेश्चन को लीव करते हैं। वैसे PDF में देंगे तो हम लोग सुधार करके ही अब अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ एक बार देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, मक्का फसल के लिए कितना सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है? सवाल है, मक्का फसल के लिए कितना सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है? ऑप्शन दे रखा है 21 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस, 27 से 37, 37 से 47, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 27 डिग्री सेल्सियस तक की आवश्यकता होती है मक्का फसल के लिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और साथ ही साथ ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी पर अच्छी प्रकार से उगाई जाती हैं। बिहार जैसे कुछ राज्यों में मक्का रबी की ऋतु में भी उगाई जाती हैं। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं, ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गन्ना के फसल के संबंध में असत्य है? बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गन्ना फसल के संबंध में असत्य है। पहला है, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। इस फसल के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। या फिर ब्राज़ील के बाद भारत गन्ने का होना चाहिए, यहाँ पर गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बात करें यहाँ पे पहला कथन के बारे में दे रखा है, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है, ये कथन सही है। बी कथन गलत दिख रहा है कि इस फसल के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है, ना कि 37, तो ये कथन गलत है, ठीक है। यहाँ पर 27 होना चाहिए। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ये कथन सही है। और ब्राज़ील के बाद भारत में गन्ने का, ठीक है, गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो ये कथन भी सही है। सही आंसर हो जाएगा इसका बी ऑप्शन। और ये भी याद रखना है कि गन्ने की फसल को तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है जबकि दक्षिण भारत में रबी की फसल? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है जबकि दक्षिण भारत में रबी की फसल है। मूंगफली, अलसी, सरसों या फिर तिल? सही आंसर होगा इसका तिल, ठीक है। तिल फसल उत्तर भारत में खरीफ की फसल है जबकि दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है। तिल याद रखिएगा।
इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि गुजरात मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य है। इसके अतिरिक्त राजस्थान, आंध्र प्रदेश मूंगफली के अन्य मुख्य उत्पादक राज्यों में शामिल है 2016-17 के अकॉर्डिंग। अलसी और सरसों रबी की फसल हैं। तिल उत्तरी भारत में खरीफ की फसल है, जबकि दक्षिण भारत में ये रबी की फसल है। जबकि अरंडी खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं में बोया जाता है। अरंडी ध्यान रखिएगा ये खरीफ और रबी दोनों ही ऋतुओं में बोई जाती हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में अमन से भारत लाई गई थी? बताना है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रसिद्ध किस्म की कॉफ़ी है जो शुरू में अमन से भारत लाई गई थी? ऑप्शन दे रखा है गेसा, अरेबिका, कैनफोरा या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा अरेबिका। अरेबिका एक कॉफ़ी की किस्म है जो शुरू में अमन से भारत लाई गई थी और बाबा बुदान की पहाड़ी पर लगाई गई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी है। भारतीय कॉफ़ी अपनी गुणवत्ता के लिए विश्वविख्यात है। हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफ़ी पैदा की जाती है जो आरंभ में अमन से लाई गई थी। इस किस्म की कॉफ़ी को विश्व भर में अधिक मांग है। इसकी कृषि की शुरुआत बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुई और आज भी इसकी खेती नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में की जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, रबड़ उत्पादन के लिए कितना डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है? 25 डिग्री से अधिक, 25 डिग्री सेल्सियस से कम, 35 डिग्री सेल्सियस से अधिक। सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक। रबड़ उत्पादन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला सवाल है, कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की थी, इसे क्या कहा गया? ऑप्शन है भूदान, ग्रामदान, रक्तहीन क्रांति या फिर ग्राम स्वराज्य। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रामदान। कुछ जमींदारों ने जो अनेक गांवों के मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश की थी, इसे ग्रामदान कहा गया। ठीक है, एक कहानी याद होगा, स्टोरी याद होगा कि एक बार जब विनोबा भावे आंध्र प्रदेश के एक गांव पोचमपल्ली में बोल रहे थे तो कुछ भूमिहीन गरीब जो किसान थे उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी थी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वादा तो नहीं किया, परंतु उनका आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो वे भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवा देंगे। इसी बीच क्या होता है, अचानक से वहाँ एक व्यक्ति उठ खड़े होते हैं, उनका नाम है रामचंद्र रेड्डी। वो उठ खड़े होते हैं और उन्होंने 80 भूमिहीन जो गरीब किसान थे उन्हें 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश कर दी। इसे ही भूदान के नाम से जाना गया, है ना, याद होगा। श्री रामचंद्र रेड्डी उठ खड़े होते हैं उस सभा में और अचानक बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि 80 भूमिहीन जो गरीब किसान हैं उन्हें हम 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश करते हैं, है ना। इसे ही क्या कहा गया? भूदान कहा गया। बाद में फिर आप देखेंगे कि विनोबा भावे ने यात्राएं की पूरे देश की और अपना यह विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदार जो अनेक गांवों के मालिक थे भूमिहीनों को पूरा गांव देने की पेशकश कर दी, इसे ही ग्रामदान कहा गया। ठीक है, और फिर देखेंगे आप कि ये जो आपका भूदान था और ग्रामदान था, ये दोनों आंदोलनों को क्या कहा गया? रक्तहीन क्रांति कहा गया। तो याद रखिएगा, भूदान और ग्रामदान ये दोनों को क्या कहा गया? संयुक्त रूप से रक्तहीन क्रांति का नाम दिया गया। बाकी तो ग्राम स्वराज का तो पता ही है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ग्राम स्वराज का कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी ने दिया था और इसका जो अवधारणा है इसको आगे बढ़ाने का काम किसने किया था? विनोबा भावे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न 26 का आंसर होगा बी ऑप्शन ग्रामदान। ठीक है, तो ये था महत्वपूर्ण 26 प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलते हैं हम लोग इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।